नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर 2017 को आयोजित पटवारी परीक्षा की सेकेंड शिफ्ट में मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। मैथ्स के क्वेश्चंस सेकेंड सेक्शन में हुआ करते थे जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड रीजनिंग कंबाइंड। टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस होते थे, 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्टिंग है। पहला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसे 6 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो किस प्रकार का प्रश्न है कि एक नल तो है पाइप ए जो उस टंकी को भर रहा है, और दूसरा नल बी है जो उसे खाली कर रहा है। अब ये उसे 4 घंटे में भर सकता है पूरा, और ये उसे 6 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। तो अगर दोनों को खुला रखे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये हमें पता करना है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक के अगर अनुसार हम सॉल्व करें तो ए जो है वो 4 घंटे में भरता है और बी जो है वो 6 घंटे में खाली करता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा तो 24। 24 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 6। 24 को -6 से भाग देंगे तो आएगा -4। अब ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जो ए है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। हम ये मान सकते हैं कि अगर 24 लीटर की टोटल टंकी है तो ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, सॉरी। और जो बी है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली करता है। अब अगर दोनों नलों को खोल के रखा जाएगा तो ए जो है वो 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा और बी जो है वो 1 घंटे में 4 लीटर खाली करेगा। तो 1 घंटे में कुल पानी कितना भराएगा? 2 लीटर का पानी भराएगा, है ना, क्योंकि ये 6 भरेगा और ये 4 खाली करेगा। तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भराएगा। हमें भरना है टोटल 24 लीटर। तो टोटल टाइम अगर निकालना है तो 24 लीटर को 2 लीटर प्रति घंटे से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 घंटे का। तो कुल 12 घंटे का समय लगेगा उस टंकी को भरने में। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 6x की पावर 5 माइनस 24x की पावर 3 माइनस 5x+6 को x+2 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, x+2 से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा? तो इसके लिए एक स्पेशल शेषफल की थ्योरम होती है कि जब भी किसी बहुपद को x+a से, किसी भी बहुपद को यदि x+a से भाग दिया जाए तो बहुपद में a का मान रखकर जो आएगा वो हमें शेषफल देता है। मतलब हमें क्या करना है, x की जगह -a, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, ये प्लस नहीं है, x -a से अगर भाग दिया जाए तो p ऑफ a जो है वो शेषफल बचता है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा कि इसे अगर हम कंपेयर करें, हमारा एक बहुपद है और उसे हम भाग दे रहे हैं x+2 से, तो शेषफल क्या होगा? हमें यहाँ से कंपेयर करके a की वैल्यू निकालना है। तो x -a की जगह अगर x+2 है तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो a की जगह अगर -2 अगर हम रखें तो हमें सॉल्व करने पर शेषफल मिल जाएगा। तो p ऑफ -2 हम कैसे निकालेंगे? p ऑफ -2 का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो? -2। तो 6 x की जगह हम रखेंगे -2, फिर -24 x की जगह रखेंगे -2, फिर -5 x की जगह रखेंगे -2 एंड +6। इसे हल करेंगे, -2 की घात 5 हो जाएगा -32, -24 -2 की घात 3 हो जाएगा -8, और ये दोनों का गुणा होकर -5 और -2 का गुणा होकर +10, 6। इसे थोड़ा और हल कर लेंगे आगे। तो 6 में गुणा करेंगे -32 का तो ये आएगा -192, फिर -24 में गुणा करेंगे -8 का तो आएगा +192, फिर ये +10 और +6, ये दोनों तो कैंसल आउट और आएगा 16। इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा? 16। यही अपना आंसर आ जाएगा। अगर इसे आप बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ा डिवीजन होगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। इसे आप इस तरह से हल कर सकते हैं।
अच्छा, इसी प्रकार के और प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है। इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बस इसी को हल करना है, बहुत सिंपल सा है। रूट 15 का गुणनखंड करें तो 5 गुणित 3, और रूट 20 का गुणनखंड करें तो 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक, अब इसे अगर हम कंबाइन करके लिखें तो 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। इसमें 2 का एक जोड़ा बन गया तो वो बाहर चला जाएगा, 5 का एक जोड़ा बन गया तो वो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या 3। तो 2 गुणित 5 हो जाएगा 10 और रूट 3, आंसर होगा 10√3। अगला प्रश्न, इसे हल करना है, ये भी सिंपल है। रूट 2 गुणित रूट 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 3। इसे कंबाइन करके लिखेंगे तो रूट 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। रूट से बाहर निकालेंगे तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और बचा कुछ नहीं अंदर, तो आ जाएगा 6, आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन, 441 का वर्गमूल, तो ये तो याद ही होगा आपको, अगर याद नहीं है तो गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर 21 होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, वर्गमूल का वो जो बेसिक मेथड होता है उससे अगर आपको हल करना है, एक जोड़ा ये बनाया, अब ये लास्ट है, तो ऐसी संख्या जिसका खुद से गुणा करने पर या तो 4 आए या उससे छोटा है तो 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, इसे घटा देंगे तो ऊपर से एक जोड़ा उतरेगा 41। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4। अब ऐसी संख्या यहाँ लिखना है जिसका जो नई संख्या बनेगी उससे खुद से गुणा करने पर 41 आए, तो एक, तो यहाँ खत्म हो गया, वर्गमूल आ जाएगा 21। औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। अब अगर इन सब को आप जोड़ते हो तो ये योग आएगा 175 का, डिवाइड बाय 5, हल करने पर आएगा 35, आंसर 35। अगला प्रश्न, 83216.5 को मानक रूप में 8.32165 गुणित 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है, तो n का मान क्या होगा। अब देखो, जब भी कोई संख्या को मानक रूप में लिखते हैं तो उसमें ये देखना होता है कि दशमलव को कितने आगे की तरफ शिफ्ट किया है या कितने पीछे की तरफ शिफ्ट किया है। यहाँ पर दशमलव को मैं एक बार और लिखूं, अगर, सॉरी, 83216.5 है, तो इसमें हमें दशमलव को शिफ्ट करना है यहाँ पर। तो 1 2 3 4, 4 अंक हमने आगे शिफ्ट किया। जब आगे शिफ्ट करते हैं तो 10 की घात पॉजिटिव आ जाती है, तो ये आएगा 8.32165 इंटू 10 की घात 4, क्योंकि हमने 4 अंक आगे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर एन का मान पूछा था, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4, आंसर होगा सेकेंड। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोण ए 20 डिग्री का है, कोण ए कौन सा है, ये वाला, ये दिया है 20 डिग्री। ठीक, चलो अगला प्रश्न में अगला क्या कह रहा है वो, यदि कोण ए एफ जी ये वाला कोण और ये वाला कोण, और दूसरा ए जी एफ ये वाला कोण, ये दोनों बराबर है, प्रश्न कह रहा है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कोण बी और कोण डी का मान निकालना है। कोण बी कौन सा, ये वाला, और कोण डी कौन सा, ये वाला, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस त्रिभुज को देखें आप, एजीएफ त्रिभुज को देखेंगे तो ये तो 20 डिग्री का हो गया, और ये दोनों बराबर है, बराबर है तो अगर एक्स एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स मानोगे तो एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो 20 प्लस एक्स बराबर 180, तो ये 20 तो उधर चला जाएगा, एक्स और एक्स बचेगा 2x, 20 माइनस करने पर 60, 2 से भाग देने पर एक्स की वैल्यू आएगी 80। मतलब ये कोण भी 80 बन गया और ये कोण भी 80 बन गया। ठीक है, अच्छा, ये कोण यदि 80 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने का होगा, 100 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये सीधी रेखा है,
और सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योग 180 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इस त्रिभुज की, जो बाहर वाला है, बी डी एफ। कौन सा त्रिभुज? बी डी एफ त्रिभुज की बात करते हैं। बी डी और एफ त्रिभुज, इसमें एफ जो कोण है वो 100 डिग्री का है, ये हम जानते हैं। अब अगर ये 100 डिग्री का है और हमसे कोण बी और कोण डी का योग पूछा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण एफ की वैल्यू तो है 100 प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। अब ये 100 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कोण बी प्लस कोण डी का योग कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे बी और डी का ही योग पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो आंसर होगा 80 डिग्री। अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से और फिर देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत हमें ज्ञात करना है दी गई संख्याओं का। तो सबसे पहले तो हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 26, 76, 126, सेकंड, 176, 226, 276, 326, 376। डिवाइड कितने से करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से। इन सबको यदि आप जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1608। 1608 डिवाइड बाय 8, हल करोगे तो 201। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 201। नेक्स्ट, 2 की घात 5 गुणित 5 की घात 10 गुणनफल में अंकों की संख्या क्या है? अब देखो, आप 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, 5 की घात 10 है। अब 2 की घात 2 और उस पूरे की घात 5 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5, 5 की घात 10। इसे आप फिर लिख सकते हैं 2 की घात 10 गुणित 5 की घात 10। अच्छा, दोनों की घात 10 है तो आप उसे कॉमन ले सकते हैं, तो 2 गुणित 5 की घात 10। 2 गुणित 5 कितना होता है? 10। 10 की घात 10। अब 10 की घात 10 में क्या होगा? 1 लिखेंगे और पीछे 10 जीरो लगाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब कुल अंक कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कुल अंक 11, इसलिए आंसर होगा 11। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ए से बी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस लौटकर आया। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी? अब औसत गति का आपको शायद सूत्र याद होगा कि अगर बराबर दूरी हो, समान दूरी तय की गई हो दो गतियों के द्वारा, तो औसत गति होती है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो वैल्यू रख देंगे 2, पहली गति 50, दूसरी है 100 बटे में 50 प्लस 100। तो इसी को हल कर लेंगे थोड़ा सा। 2, 50, 100 और नीचे जोड़ने पर 150, ये काटेंगे तो आएगा 3। अब 2 गुणित 100 मतलब 200 बटे 3, तो ये आएगा 66.67। गति किलोमीटर प्रति घंटे में 66.67। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला 66.66, है ना। राउंड ऑफ नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक बड़ा इशू नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 लड़कों के एक समूह में 2 ऑलराउंडर है। 10 लड़कों का समूह है, उसमें से 2 ऑलराउंडर है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यादृच्छिक रूप से चयनित लड़का एक ऑलराउंडर हो? तो ऑलराउंडर को चयन करने के तरीके कितने होंगे? 2। 2C1, 2 में से किसी एक का चयन करें, बटे कुल तरीके किसी एक विद्यार्थी को या खिलाड़ी को चयन करने का क्या होगा? 10C1। 2C1 की वैल्यू होगी 2, 10C1 की 10। इसे हल करेंगे तो 1/5, थोड़ा और हल कर लेंगे तो आएगा 0.2। आंसर होगा सेकेंड 0.2। ये 2C1 और 10C1 हमने क्यों लिखा है, अगर ये समझ में आपको नहीं आया है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके हमारे क्रमचय और संचय के वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ हमने पूरे डिटेल में समझाया है इसे। तो एक बार जरूर देखें इन्हें।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में 1, 2 और 3 पट्टियों की समान क्षैतिज चौड़ाई ए इकाई है। क्षैतिज चौड़ाई मतलब हॉरिजॉन्टल जो ये चौड़ाई है, ये सभी में ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, सब में ए है। ये दो पट्टियां दो समांतर रेखाओं को जोड़ती है, तो किस पट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। अच्छा, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है। अब अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो जब भी आपको समानांतर चतुर्भुज मिलता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक। अब अगर हम देखें पहले वाले को, तो पहले वाले का क्षेत्रफल भी होगा आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितनी है, ए, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई एच, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एच। इसी प्रकार से दूसरे वाला जो है उसका भी आधार तो ए ही है और ऊंचाई उसकी भी एच है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एच। तीसरे वाले को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़े, तो देखो आधार तो दोनों ही टुकड़ों का ए है ना, लेकिन ऊंचाई जो है वो मान लेते हैं h1 h2 है और जिसका योग h होगा, तो पहले वाले टुकड़े का क्षेत्रफल होगा AH1, दूसरे का AH2, दोनों को जोड़ेंगे तो a कॉमन ले लेंगे तो h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 कितना है, h, मतलब कुल क्षेत्रफल तीसरे वाले का भी h। तो यदि तीनों ही टुकड़ों का क्षेत्रफल h है, तो कोई बड़ा छोटा थोड़ी है, तीनों का समान है क्षेत्रफल, तो आंसर क्या होगा, तीनों पट्टियों का क्षेत्रफल समान है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक संख्या का 30% 300 है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो 30% का मान यदि 300 है, तो 100% का मान क्या होगा, ऐसा निकालेंगे हम, काटेंगे तो ये आएगा 10, 10 गुणित 100 आ जाएगा 1000। आंसर होगा फोर्थ। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहिल की आयु के 3 गुनी थी। एक व्यक्ति है सुशील और एक है स्नेहल। सुशील की आयु क्या थी, स्नेहल की आयु का 3 गुना, मतलब स्नेहल की आयु अगर 1 यूनिट थी तो सुशील की आयु 3 यूनिट थी। या अगर इसे हम एक्स के हिसाब से देखें, तो अगर सुशील स्नेहल की आयु एक्स थी तो सुशील की आयु 3x थी। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, 6 साल पहले की। और बात अब आज की करें, अच्छा उसके बाद फिर आज की नहीं, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, मतलब आज से भी 6 साल बाद। आज से 6 साल बाद सुशील की जो आयु है वो स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है। मतलब अगर इसकी आयु 1 है तो इसका 5/3 गुना मतलब 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा अगर हम हल कर लें तो इसे हम लिख सकते हैं 5:3, है ना। 3 का दोनों तरफ गुणा किया 5/3 और 1 में, तो ये आएगा। ओके। अब स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है ये निकालना है, मतलब आज की आयु क्या है स्नेहल की, ये ज्ञात करना है। अब आप देखो सुशील की 6 साल पहले आयु थी 3x, इसमें अगर 6 साल बाद की आयु निकालना है तो 12 जोड़ना पड़ेगा। 6 साल पहले की आयु में आज तक आने के लिए तो पहले 6 जोड़ा, और आज से फिर भविष्य में 6 साल बाद जाने के लिए 6 और जोड़ा, तो टोटल 12 जोड़ेंगे, तब सुशील की 6 साल बाद वाली आयु आएगी। इसी प्रकार स्नेहल की आयु यदि 6 साल पहले एक्स थी और 6 साल बाद वाली आयु निकालना है तो उसमें भी 12 जोड़ना पड़ेगा, 6 आज तक आने के लिए और उसके आगे फिर भविष्य में 6 तक जाने के लिए। अच्छा, तो ये जो दोनों आयु मैंने लिखी है 3x+12 और x+12, ये सुशील और स्नेहल की 6 साल बाद की आयु है, और उनका अनुपात हमें पता है 5:3 है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करने पर यह आएगा 9x+36, 3 का गुणा किया तो, और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 5x+60। ठीक। अब अगर इसे हम हल करें तो 5x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आएगा 4x, और 60 में से 36 को घटाएंगे तो ये बचेगा 24। इसे अगर आप हल करोगे तो x की वैल्यू आएगी 6। ठीक, x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमसे प्रश्न में पूछा था स्नेहल की आज की आयु क्या है। चलो, तो अगर x की वैल्यू 6 है,
मतलब स्नेहल की आयु 6 वर्ष पहले 6 थी, अब आज की आयु निकालने के लिए उसमें 6 और जोड़ेंगे हम, तो ये आयु कितनी आ जाएगी 12। तो स्नेहल की आज आयु कितनी होगी 12 वर्ष। आंसर होगा फोर्थ वन 12 वर्ष। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। एक शहर की जनसंख्या 15 लाख है। यदि प्रथम वर्ष 10% बढ़ती है, फिर उसके बाद अगले वर्ष 20% घटती है और फिर तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष के पश्चात जनसंख्या क्या होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 15 लाख का 10% कितना होगा, 1,50,000। तो इसे अगर हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा 16,50,000। ठीक। अच्छा, अभी अगले साल क्या हुआ, 20% घट गई, तो 20% किसका, 16,50,000 का। 16,50,000 का अगर आप 20% निकालोगे तो ये आएगा 3,30,000। इसे जब आप घटाओगे 16,50,000 में से 3,30,000 घटाएंगे तो ये आएगा 13,20,000। ठीक। अब फिर तीसरे वर्ष इसका फिर से 30% बढ़ गया, इसका 30% कितना होगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3,96,000। अब इतना बढ़ गया है तो प्लस करना पड़ेगा। अगर हम 13,20,000 में 3,96,000 जोड़ेंगे तो ये आएगा 17,16,000। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या होगी 17,16,000। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स स्क्वायर -12x+36 किसके बराबर होगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a² -2ab+b² वाला। ए स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है माइनस, अच्छा बी स्क्वायर की जगह 36 है तो उसे हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 ए की जगह एक्स और बी की जगह 6। अब इसे देखो, इसे अगर हम पूरे को हल करेंगे तो -2x6, इसे हल करेंगे तो -12x आता है, वो यहाँ भी बन रहा है। मतलब इस पूरे को हमने तोड़कर ये बना दिया है और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फॉर्मूले के अगर अनुसार हम बदलें, अच्छा फॉर्मूला ये होता है a-b का होल स्क्वायर, तो इससे अगर हम बदलें तो x-6 का होल स्क्वायर लिखना चाहिए हमें फॉर्मूले के अनुसार। तो आंसर आएगा ए, x-6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समीकरण दिया है, इसका मूल निकालना है, इसका रूट्स निकालना है। तो हम हल कर लेते हैं। 6 का गुणा करेंगे तो 6x² + 6 बराबर 13x। ये 13x को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो -13x + 6। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर आए, मतलब 36 के बराबर आए, और जिनका योग इसके बराबर आए, मतलब -13 हो। तो ऐसी दो संख्याएं होंगी -9 और -4। -9 और -4 को जोड़ेंगे तो -13 आएगा, लेकिन जब उनका गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो उसी में हम तोड़ लेते हैं। 6x² -9x -4x + 6 = 0। अब यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x - 3। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x - 3। अब दोनों टर्म्स में से -2x - 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3x - 2। ठीक। अब मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये देखो दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है, या तो पहली वाली संख्या 0 हो या दूसरी वाली 0 हो। अगर पहली वाली संख्या 0 होगी तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2x = 3 आएगा तो x बराबर आ जाएगा 3/2। या फिर अगर दूसरी वाली संख्या 0 होगी, मतलब 3x - 2 0 होगा, तो यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू आएगी 2/3। तो आपको यहाँ से दो मूल मिलेंगे, x की वैल्यू या तो 3/2 हो या फिर 2/3 हो। दोनों ही केस में आपका समीकरण जो है वो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आंसर होगा 4।
अगला प्रश्न, यदि 5678 A76 36 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। अच्छा, कोई संख्या 36 से विभाज्य है तो 36 को हम तोड़ सकते हैं ऐसे दो संख्याओं में जो आपस में एक दूसरे से विभाजित ना होती हो। ठीक है, 4 और 6 वो संख्या है जो आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं होगी। अगर कोई संख्या 36 से विभाजित होती है तो उसे 4 और 9 से भी इंडिविजुअली विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जो संख्या 4 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो 36 से भी विभाजित हो जाएगी। अब यदि हम इस संख्या को देखें तो 4 से विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या होती है। 4 से विभाजित होने के लिए कंडीशन होती है कि अंत के जो दो अंक है यदि उनसे बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अंतिम दो अंक है 7 और 6, मतलब 76। 76 4 से विभाजित होता है, आप भाग देके देखेंगे, देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये 4 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बात करते हैं 9 से विभाजित होने के लिए। कोई संख्या 9 से विभाजित कब होती है, जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो अगर हमें इस संख्या को 9 से विभाजित करना है तो 5 + 6 + 7 + 8 + a + 7 + 6 ये योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब अगर इसे हम जोड़ें तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33 और 6 39, 39 और प्लस का ए है। अब ये संख्या यदि आप 9 से विभाजित करना चाहते हो तो 39 के आगे अगला 9 का गुणज कौन आएगा, 45। अब अगर आपको 45 तक पहुंचना है तो इस ए की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी, आपको इस ए की वैल्यू रखना पड़ेगी 6, ताकि ये जो 39 और 6 जुड़कर हो जाएगा 45, जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड 6। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44 444, अच्छा 4 × 4 5 × 4, इनको जोड़ना है। अरे जोड़ना तो आता ही है हम लोगों को। 4 बार लिखेंगे अब, फिर 3 बार और फिर 2 बार। तो देखो 4 चौक 16 का 6 हसीला है 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हसीला है 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हसीला है 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और फिर 4। 49376, 49376 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो की मदद से हमने 10 दिसंबर 2017 को सेकेंड शिफ्ट में मैथ्स के जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम 11 दिसंबर वाली फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।